अब हमारे साथ दर्शकों के खास चहेते गेस्ट जुड़ चुके हैं। मिस्टर रवि सिंह सीनियर वीपी हैं रेलिगेयर रिटेल रिसर्च से। रवि सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक बार फिर से आप बुलाने के लिए। सर, स्वास्थ्य कैसा है अब आपका? फिलहाल तो अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो बट शो करने के लिए तो ऑलवेज अवेलेबल है। जी सर। सर, ऐसा क्या खा पी लिया आपने कि आप पिछला वीक पूरे बीमार रह गए थे? देखिए विवेक भाई, आपके साथ हमने एक कुछ चीजें खाई थी और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से आपको भी वही स्वास्थ्य में दिक्कत आई और वही स्वास्थ्य में मेरे भी दिक्कत आई, तो शायद कहीं ना कहीं से शायद फूड इन्फेक्शन यहाँ पर हो गया था, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली। बिल्कुल। रवि जी और मैं, हम दोनों ने थर्सडे को ही कुछ एक साथ हमने खाया पिया था और इन्फेक्शन दोनों को हुआ, और उसके बाद फ्राइडे दोनों छुट्टी पर थे, लास्ट फ्राइडे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन रवि जी काफ़ी लंबे समय, मतलब 5-6 दिन बीमार रहे। ये चलिए, अब रिकवर हो गए। उम्मीद करते हैं सर आप पूरी तरह से 100% फिट हो जाए। लेकिन सर, कुछ खबरों का मैं बात करना चाहूँगा। बजाज फाइनेंस जहाँ पर कि Q2 में AUM ग्रोथ 29%, लोन ग्रोथ 14% रही है, डिपॉजिट भी 21% बढ़े हैं, नेट लिक्विडिटी सरप्लस कंपनी के पास करीब 20,100 करोड़ रुपए का है। सर, ये काउंटर बजाज हाउसिंग फाइनेंस जब लिस्ट हो रहा था तब से चलना शुरू हुआ और करीब 1,000 रुपए चल चुका है। अब ये डेटा कितना प्रभावित करेंगे इस शेयर को? क्या करना चाहिए इस शेयर पर? देखिए, सबसे आपको एक इम्पॉर्टेंट, चूंकि आप न्यूज कवर करते हैं और बढ़िया, आपके प्रोग्राम की खास बात यह है कि न्यूज का समरी क्या निकाले और इन्वेस्टर उसको कैसे फायदा करे, वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। इस समय आपके पास पूरी एनबीएफसी सेक्टर के रिजल्ट बहुत धमाकेदार आने वाले हैं, और आपको ये पहले से मैं बता दे रहा हूँ। एक तरीके से आप चाहे तो इसको न्यूज की तरीके से देखें या फंडामेंटल फैक्टर की तरीके से देखें। रिजल्ट धमाकेदार आने वाले हैं, तो मतलब आपको एनबीएफसी सेक्टर की तरफ फोकस करना है। टॉप 3 जो आएंगे और रिजल्ट अच्छे, उनको आप यहां पर बाय की स्ट्रैटेजी पे डाल दीजिएगा। तो इस समय अगर बजाज फाइनेंस को देखते देखिए थोड़ा करेक्शन है, लेकिन 7100 के आसपास जो लेवल्स है, ये काफी हद तक आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एनबीएफसी सेक्टर में बजाज फाइनेंस पे अगर आप बेट कर रहे हैं तो आप बाय साइड से जाइए, सेल बिल्कुल मत करिए। 7100 और 7000 बेस्ट लेवल है। 6700 का स्टॉप लॉस टारगेट एक साल के हिसाब से वापस से 76 से 7800 ये आपको देखने को मिलेंगे। और पीयर कंपैरिजन में फिर मैं बोल रहा हूं, इसी शो पे हम लोग वापस अगले फ्राइडे जब कनेक्ट हो गए तो आप तब तक आप देखेंगे कई कंपनियों के धासु धासु से रिजल्ट आएंगे, उनको पकड़िएगा और वहां पर आपको एनबीएफसी सेक्टर में जो ग्रोथ है उसका इंपैक्ट दिखाई देगा। बिल्कुल। तो सर, तो एनबीएफसी सेक्टर पर काफ़ी बुलिश है, और सर ने बता दिया कि कौन से काउंटर हैं, खासतौर से बजाज फाइनेंस ही इसको भी यहाँ पर चूंकि रिट्रेस हुआ है काउंटर करीब 5% तक का पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में, 7700 से 7300 7100 की रेंज पे अब आने वाला है। तो यहाँ पर आप अपना पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। सर, एक काउंटर और है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का शेयर, जहाँ पर कि सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स के वीकली डेरिवेटिव्स को 14 से 18 नवंबर के बीच में कंपनी बंद कर देगी, क्योंकि सेबी ने ही हाल में ही जो अपने नया एक प्रस्ताव दिया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि एक एक्सचेंज केवल एक ही इंडेक्स को वीकली एक्सपायरी के तौर पे दे सकता है, यानी कि रख सकता है, बाकी उनको बंद करने होंगे। तो इनको अपना सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स ये बंद करना होगा। जो सेंसेक्स 30 है, ये इनका वीकली डेरिवेटिव्स में चलता रहेगा। वीकली डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव्स के भी जो साइज हैं इंडेक्स डेरिवेटिव के, वो भी 15 से 20 लाख रुपए के बीच में हो जाएंगे। सर, कैसे देख रहे हैं BSE का शेयर? देखिए, एक चीज विवेक जी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि सेबी एक्शन ऐसे क्यों ले रहा है। वैसे तो स्टॉक पे तो हम लोग आएंगे, लेकिन आप में से बहुत से मैंने आजकल जो है वो रील देखी ना, उसका एक अजब अजब गजब ही कारनामा नजर आता है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि देखिए, सेबी सिर्फ आप जैसे इन्वेस्टर को यहाँ पर फोकस कर रहा है कि आपका नुकसान ना हो, इसीलिए बार बार रिजल्ट जारी कर रहा है, पहला। दूसरा, आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, जैसे आप ये मनी 9 के प्रोग्राम देखते हैं, क्या इंटेंशन है यहाँ पर विवेक जी की और हमारी, हमारा सिर्फ इतना है कि आपको सही एडवाइस मिल सके, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सके और आप अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी हमारी हेल्प से बना सकें।
आप बहुत से चैनल फॉलो करते होंगे, उनका एजेंडा ही अलग है। बहुत से, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से चैनल पे बहुत से बड़े बड़े दिग्गजों के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं और क्या करते हुए नजर आई, आपने अच्छे से देखा होगा। लेकिन मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेबी ने जो ये किया है, ये काफी अच्छा कदम है। हाँ, एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं से भूल गए थे, शायद गैम्बलिंग की तरफ जाना शुरू हो गए थे, वो थोड़ा सा डेंट मार सकता है। बीएससी की बात कर लेते हैं कि इस समय अभी एनएससी के शेयर की लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा थे। बीएससी के शेयर ऑलरेडी यहां पर हाई पर थे। पहली बात है कि बीएससी के शेयर की जो ये डेरिवेटिव ट्रेड है, इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है बीएससी के एक्सचेंज में। और जो यहां पर अभी नुकसान या प्रॉफिट की बात करें तो उसका इंपैक्ट शायद 0.1% या 1% भी नहीं होगा। तो ओवरऑल इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक्सचेंज जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं उसमें 4500 के लेवल बड़ी जल्द देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 4000 के लेवल पे क्या खरीदना वाजिब है? थोड़ा वेट कर लीजिए। 3800, 3600, 3700 ये बेस्ट लेवल हैं। लेकिन अगर आप फिर भी जर्नी पे सवार होना चाहते हैं तो आप रिस्क रिवॉर्ड यहां पर बनाइए। 3500 का स्टॉप लॉस डाल के ही आप एंट्री करिएगा। लेकिन टारगेट अगर यहां से 3500 का स्टॉप लॉस डाल दिया तो 500 जाना 500 आना वो बहुत वाजिब नहीं है। इसलिए थोड़ा रुकिए, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए तो फ्रेश बाय करिएगा। जिनके पास है वो स्टॉप लॉस यहां पर 3700 का लगाकर होल्ड करके रखें। 4500 आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कितना चलाएंगे सर? 1200 से चलता हुआ आज 4000 तक पहुंच चुका है, तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करना कहीं बनता है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं संभाजी नगर से। सर ये JWL, जुपिटर वैगन और BPCL में पूछ रहे हैं क्या एवरेज कर सकते हैं? मौका है क्या इस मार्केट की गिरावट में? देखिए, सबसे पहले आपके JWL पे आते हैं। इस समय रेलवे के काउंटर पे एक अच्छा करेक्शन दिख रहा है और इस करेक्शन की वजह से हो क्या रहा है कि आपको कई मौके मिल रहे हैं। तो JWL को बिल्कुल आप करंट लेवल पर थोड़ा बहुत ऐड करिए, लेकिन 100% ऐड नहीं करना है। आपकी जितनी क्वांटिटी थी उसका 50% यहां पर ऐड करके चलिए, वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा। दूसरे स्टॉक आपने जो बोले उसमें अगर जाते हैं, देखिए कई स्टॉक बॉटम आउट बना रहे हैं। कई स्टॉक जैसे कल के मार्केट में जब करेक्शन आया तो सभी लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। कभी भी स्टॉक ऐसे करेक्शन पे आए तो पहले बाय मत करिए, 1 2 दिन 3 दिन उसको बीत जाने दीजिए, उसकी जो निगेटिविटी है उसको खत्म होने दीजिए। जब पुल बैक आएगा तो बहुत तगड़ा चलेगा। अब अभी आपका मैं जब रेलवे काउंटर की बात चल रही थी इस पे आपने कई स्टॉक्स देखे, 1 2 स्टॉक्स तो है नहीं क्योंकि पूरी बास्केट है। अब पूरी बास्केट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए IRFC मैंने बताया था 145 150 155 इन लेवल पर आता है। 145 की स्टॉप लॉस से यहां पर बाय करके चलेंगे। दूसरी तरफ आरबीएनएल की बात करें, वैसे तो मैंने कहा था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन आप लोग लालच थोड़ा बड़ा करते हैं। 480 फ्रेश बाय लेवल है, आप लोग नोट कर लीजिए। रेलवे के 480 से पहले बाय नहीं करिएगा, उन लेवल्स पर आएगा तो बाय करिएगा। कौन सा अच्छा लग रहा है? टेक्स इंफ्रा 117 चल रहा है, अच्छा करेक्शन हो चुका है, स्टेबल है, अच्छा फंडामेंटल पे है, यहां पर खरीद सकते हैं। JWL 500 चल रहा है, इसको भी खरीद सकते हैं यहां पर। टेक्स रेल 208 रुपए चल रहा है। अब गिरने के लिए यहां से 5% 7% पे स्टॉक रुक जाएगा, लेकिन बढ़ने के लिए 25-30% की रैली दिखा सकता है। तो आपको ये फोकस करना है, यहां पर ध्यान देना है और इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए जिससे कि रेलवे काउंटर का जो पेन है वो ओवर होके आपको प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट हो। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया है कि रेलवे के कौन से काउंटर हैं जहां पर की खरीदारी आपको करना है। सर ने एक की जगह 3 शेयर बता दिए इनफैक्ट। तो यही रवि सर की खासियत भी है कि सर से जब सवाल पूछा जाता है तो सर पूरा ब्रॉडर व्यू बताते हैं और कहां पर आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा वो भी बताते हैं। यही खासियत है जिसकी वजह से सर पसंदीदा हैं दर्शकों के। एक हमारे दर्शक हैं आनंद किंडू जी, वो पूछ रहे हैं रवि सर नमस्कार, मेरा सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन और NTPC बाय करने का सही टाइम बता दीजिए सर। क्या ये है क्या टाइम सही? देखिए, एनटीपीसी पे पहले चर्चा कर रहा हूँ, शिपिंग पे तो आता हूँ। आपने देखा होगा एनटीपीसी के आईपीओ को लेकर या ऐसा कुछ चीजों को लेकर के लोगों को काफी तेजी से एक अपवर्ड मोमेंटम यहां पर देखने को मिला। अब सर प्रॉफिट भी बुक करना सीखो। जिन लोगों ने 430 440 के लेवल देखे, यहां पर थोड़ा प्रॉफिट काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा,
अगर डिप अप वापस आता है, फ्रेश बाय कहां करना है? मैं फिलहाल 390 380 से पहले बाय नहीं करूंगा, और यहां पर 450 आता है तो एक बार प्रॉफिट पूरी तरह से बुक करने की राय है। तो समझ में आ गया होगा कि फिलहाल फ्रेश बाय नहीं करना, अभी एवरेज नहीं करना, गिरने दीजिए। गिर के अभी 432 चल रहा है, सोचिए मैं कहां के लेवल देख रहा हूं, 390 380, तो उन लेवल्स तक वेट करेंगे। अदर स्टॉक्स बाय करिए, बहुत से ऑप्शंस हैं, लास्ट में अभी एक दो स्टॉक्स देकर जाएंगे, उनको बाय करिए जो अच्छे वापस वैल्यूएशन पर है और अच्छे करेक्शन पर है, वो आपको फायदा देंगे। जी सर, इरिडा के रिजल्ट आ रहे हैं 10 तारीख को, कैसा लग रहा है ऑन चार्ट्स? देखिए इस समय अगर मैं एरिडा को देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो विवेक जी, आपसे बात करते करते तो मुझे ये भी याद आ जाता है कि किस लेवल पर हम लोग बात कर रहे थे। मैंने इसका 232 और 235 230 इन लेवल से लेके 225 तक एवरेज करने की राय दी है, फ्रेश बाय करने की राय दी है, और इस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी कम है, यानी कि 210 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल चिंतित ना हो। वापस से आपको 275 280 के भाव दिखेंगे, तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइम लगेगा। टाइम देखिए, अगर आपने टाइम दिया तो ये पेन पॉइंट निकल जाएगा। कल मार्केट गिरी, धराशायी हुई, बड़े बड़े वादे शुरू हो गए, लेकिन आपको मजेदार बात यह है कि कल जो गिरे स्टॉक्स, मैंने अब सारे पोर्टफोलियो को देखा, मार्केट ज्यादा गिरी लेकिन आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 से 2.5% का नुकसान होगा। तो बिल्कुल। 2-2.5% का नुकसान आज वापस वापस रिकवर करते दिखा रहा है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 2-2.5% आप वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करके रखिए और चिंता मत करिए। आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले रखे, इनसे आप जरूर बचेंगे। एक स्टॉक छूट गया था, जो आपने एससीआई पूछा था, मैं उसको मिस कर गया था, जी। उस पर वापस आता हूं। आपको मजेदार बात बताता हूं कि आपके ही प्रोग्राम पे जब मैं कनेक्ट था, तो 270-72 के लेवल के लिए एक रिकमेंडेशन दी थी, वो टारगेट अचीव होने के बाद इस पे अपडेट नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात, फ्रेश बाय कहां करना है? फिर वही चाल है, फिर वही दौड़ है, फिर वही युद्ध है, फिर वही घोड़े हैं, फिर वही तलवार है। तो क्या करना है आपको? 230 220 के आसपास के लेवल का वेट करिए, उन लेवल्स पर आता फिर पकड़िए। 270-72 आए, कहिए नाम राम राम नमस्कार जय श्री राम, यही करते रहिए। स्टॉक में आपको नुकसान नहीं होगा, और अगर गलती से फंस जाए तो वेट कर लीजिएगा, लेकिन ये बीच के लेवल अगर बाय करेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर मिलेगा, यानी 220 230 बाय लेवल, 270 72 75 एग्जिट लेवल। जो पिछले फंसे होंगे जो लोग 300 पे, घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म पे बुलिश ही है स्टॉक। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि शिपिंग कॉरपोरेशन में भी क्या करना है। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट स्टॉक एक्सरे पर, जिसमें हम बात करेंगे आज एक ऐसी कंपनी पर जहां पर कि इस समय जो भी ऑनगोइंग सिचुएशन है उसका वो बेनिफिट उठाएगी या नहीं उठाएगी, वो हम रवि सर से बात करेंगे। लेकिन उस कंपनी पर बात करते हैं स्टॉक एक्सरे में। स्टॉक एक्सरे, आज हम बात करेंगे बीईएल पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो डिफेंस कंपनीज की तरफ ट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ने लगता है। लेकिन हम इसको शुरुआत से लेते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क को भी देखेंगे, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट्स का सीजन भी शुरू हो रहा है, कंपनी के Q2 यानी कि जुलाई सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े ही दिन में आ ही जाएंगे, उससे अच्छी उम्मीदें हैं। Q2 में आय 18% और मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान है। ये मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट्स हैं। उनका मानना है कि Q3 Q4 भी स्ट्रांग रहेगा और Q-on-Q YoY दोनों में ही रिजल्ट्स में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक अच्छे एस्टिमेट्स हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हैं। साथ ही अगर देखें तो Q1 में भी कंपनी के नतीजे अच्छे ही देखने के लिए मिले थे। अब चूंकि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है तो उससे डिफेंस कंपनीज को जनरली फायदा देखा जाता है, क्योंकि डिफेंस कंपनीज को तेजी से ऑर्डर मिलने लगते हैं। पूरी दुनिया डिफेंस पर ज़्यादा खर्च कर रही होती है और अब तो हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होने लगी हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रही हैं, तो उनकी तरफ भी ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो करीब 76,700 करोड़ रुपए है, मैसिव ऑर्डर बुक है।
कंपनी की, और कंपनी अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि 25,000 करोड़ रुपए इनको इस साल में ऑर्डर मिलेंगे और 25,000 करोड़ रुपए के ही ऑर्डर इनको नेक्स्ट ईयर भी मिल सकते हैं। साथ ही कंपनी एयर डिफेंस और रडार से जुड़े हुए ज्यादातर ऑर्डर्स उठा रही है। तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा जो होता है जब डिफेंस पर सब इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें सरकार का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस साइड पर ज्यादा देखने के लिए मिला है। साथ ही सुखोई में सुखोई जो विमान लड़ाकू विमान है उससे जुड़े हुए रडार सिस्टम के लिए भी करीब 5,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं। भारतीय रेलवे से भी कवच के लिए जो रेलवे के जो एक्सीडेंट बढ़ रहे थे उसके लिए जो कवच सिस्टम बनाने जा रहा था, उस पर भी कंपनी को बड़े ऑर्डर संभव हैं। कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के पास करीब 3900 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। अब कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल्स क्या हैं, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो FY21 में कंपनी की जो रेवेन्यू था वो करीब 14,064 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट था 2,065 करोड़ रुपए। मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन FY24 में जो कंपनी का रेवेन्यू हो गया वो 20,170 करोड़ रुपए रहा और नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट FY21 में था वो 2,065 और FY24 में 4,020 करोड़ रुपए हो गया। यही अब प्रॉफिट इस साल बढ़कर 4,865 करोड़ रुपए रह सकता है, यानी कि FY25 में, और FY27 में ये प्रॉफिट करीब 7,200 करोड़ आ सकता है। तो लगभग हर 3 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट डबल करने की तरफ बढ़ रही है। 2021 से 2024 में डबल हुआ, 24 से 27 में लगभग डबल होने की स्थिति कंपनी की आ सकती है। वैल्यूएशन आपके सामने है, EPS कंपनी की 9.9 हो जाएगी FY27 में। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट्स के एस्टीमेट है। साथ ही कंपनी ने अभी जो जॉइंट वेंचर्स किए हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी किस तरह के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में जा रही है और कंपनी की क्या विस्तार योजना है, यही विस्तार योजना इनके जॉइंट वेंचर से क्लियर हो जाएगी। कंपनी ने AWEIL के साथ एक करार किया जिसमें कि एयर डिफेंस गन्स ये बनाएंगी उनके साथ मिलकर। IAI ये एक इजराइल की कंपनी है जिसके साथ कंपनी वेपन सिस्टम बनाने जा रही है। इंडिया में वेपन सिस्टम बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ ये सब सिस्टम बना रही है नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए, नेवी के लिए। मझगांव डॉक के साथ इन्होंने करार किया, उसमें ये इक्विपमेंट जो भी जरूरत होती है शिप बिल्डिंग के लिए वो बनाएगी। साथ ही अगर देखें AVNL के साथ इन्होंने करार किया है कि आर्म फाइटिंग व्हीकल्स जो होते हैं वो बनाए जाएंगे, यानी कि ये व्हीकल बनाने में भी आएंगे और उसमें भी एक बड़े स्केल पर जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं। AAI दिल्ली के साथ इन्होंने एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी काम करना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर साइंस पर भी ये काम कर रहे हैं डिजिटल फार्मिंग के लिए। तो इतने सारे क्षेत्र में ये कंपनी काम कर रही है। अब देखना होगा कि इसकी जो रिसर्च हाउसेस की राय है। मोतीलाल ओसवाल के जो रिकमेंडेशन है वो तो इस पर बाय रिकमेंडेशन है, 360 रुपए के टारगेट्स हैं इस कंपनी के लिए। साथ ही प्रभुदास लीलाधर की भी जो रिसर्च रिपोर्ट थी उसमें उनके जो टारगेट हैं वो एक्यूमुलेट करने के हैं और टारगेट उनके 341 रुपए के हैं। रवि सर, ये जितना भी सब BEL पर बात की हमने, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ा हुआ है और जिस तरह से कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन, ऑर्डर बुक, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने, और ये लॉन्ग टर्म व्यू होता है क्योंकि जो भी रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट होती हैं आप जानते ही हैं सर, 1 साल 18 महीने इस तरह के व्यू देते हैं। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं डिफेंस कंपनीज में, खासतौर से BEL में, अगर क्या करना चाहिए उनको, आपका क्या व्यू है सर? सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो। जी सर प्लीज। हाँ हाँ जी। मैंने कहा देखिए, जो यहाँ पर फंसे हुए उनके लिए एक चीज कह सकता हूँ, अदगल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब है। क्योंकि आप हवा में जब उड़ता रहता है तो आप उड़ता तीर पकड़ लेते हैं, फिर चुप जाता है, फिर उसके बाद हर जगह ढूंढते हैं। पहली बात में आपने बहुत बढ़िया रिपोर्ट दिखाई है, और मैं ये कहता हूं कि अगले 10-20 साल के लिए अगर किसी को निवेश करना है तो इस स्टॉक को भूलना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बात रिटर्न की अब उस पर आते हैं। 1 साल में 101%, 3 साल में 307% और 5 साल में 700% रिटर्न देने वाली कौन सी कंपनी जरा मुझे बताइएगा। तो समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। अब क्या है, आदमी घुसा हुआ है मंथ के रिटर्न पे, जो कि अभी मंथ में अगर देखें तो 6.5% निगेटिव रिटर्न है, और 2 महीने में, 3 महीने में देखते हैं तो 11% निगेटिव रिटर्न है। अरे भैया, जो चीज रॉकेट ऊपर पहुंच गया है वो थोड़ा तो नीचे आएगा। और अच्छी बात आपने कही है, देखिए इस समय
इन सब कंपनीज में अगर आपको अपना भविष्य, आपने हमेशा स्टोरीज सुनी होंगी ना कि विप्रो में किसी ने निवेश किया था, इन्फोसिस में किसी ने 2000 में 98 में निवेश किया, आज उनकी वैल्यू करोड़ों में है। ये भी वही स्टॉक है, बस आपके और हमारे समझ का फेर है। और 280 रुपए का तो आप कहीं भी बर्बाद कर देते हो। हाँ, कितना गिरेगा, बेस्ट लेवल क्या है, होल्ड करना है। सबसे बड़ी बात, ये सब स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हो तो आप प्लीज दूर रहो, या डिफेंस के पूरे काउंटर आपके लिए नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना रहे हो, पहली चॉइस रखो। कितना जाएगा बीईएल? बीईएल 340 नहीं 380 भी जाएगा, लेकिन 255 250 का रेंज में खरीदना मत भूलो। अब जो फंडामेंटल नंबर्स हैं, विवेक जी ने इतना बता दिया कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस सिर्फ टारगेट ही दे सकता हूं। तो फिलहाल आपको यही कहूंगा कि एसआईपी स्टॉक, हमेशा पूछते हो एसआईपी स्टॉक कौन सा कौन सा कौन सा, ये भी वही एसआईपी स्टॉक है जैसा मैंने गेल दिया है। और ये आपको आपके पोर्टफोलियो पे वो रिटर्न देगा जो आपके बैंक की एफडी पे कभी रिटर्न मिलने वाले नहीं। लेकिन नजरिया 3 से 5 साल और 10 साल का ही रख के निवेश करिएगा। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं मत करिए, तब आपके लिए शेयर नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर बहुत बढ़िया स्टॉक। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। रवि सर ने भी मोहर लगा दी है और सर ने बता दिया कि एसआईपी के रूट से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, धीरे 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 करके इसको एक्यूमुलेट कर लीजिए, पोर्टफोलियो में रखिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है और इसमें जिस तरह का आउटलुक है, हमने ब्रोकरेज हाउसेस की भी राय बता दी कि आपको करना क्या है। तो फिलहाल स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर ही रोकते हैं, बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर। छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे उन सभी शेयरों की जहां पर कि दर्शक हमारे फंसे हुए भी हैं, छलांगे बहुत लगाई तो फंस गए हैं उन छलांगों में, और कभी छोटे थे अब तो बड़े हो चुके हैं। आज हमारी जो थीम है वो यही है, चूंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी बड़ा हुआ है तो ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि डिफेंस शेयरों में क्या करें, शिपिंग शेयरों में क्या करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो हमारे क्वेश्चंस भी दर्शकों के कवर होते जाएंगे और साथ ही हम डिफेंस और शिपिंग शेयरों पर चर्चा भी कर लेंगे। डिफेंस शेयर इसलिए क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो डिफेंस शेयरों पर फोकस बढ़ जाता है। शिपिंग इसलिए क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में इस बार क्राइसिस है उसकी वजह से माना जा रहा है कि जो शिपिंग रेट्स हैं वो दोबारा बढ़ सकते हैं, रेड सी क्राइसिस बढ़ने की वजह से। अगर ऐसा कुछ भी होता है, वहाँ पर वॉर टाइप सिचुएशन होती है, तो शिपिंग रेट्स बढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा और किन कंपनीज पर फ़ायदा होगा, उस पर उन सभी पर बात करेंगे। दर्शकों के सवाल भी हैं तो उनको भी लेते हुए चलते हैं। रीना परमार जी का सवाल हमारे 3 शेयरों पर ही है। वो पूछ रही हैं, सर HAL, मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड में एवरेज करना है, क्या करें, या इनके बहुत सारे सवाल है सर। इन 3 पर एवरेज करने के लिए पूछ रही हैं कि क्या कर सकती है क्या? पहले तो विवेक जी, आज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा थी। मैं चाह रहा था आपके साथ 10:30 बजे जुड़ना, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो जो मार्केट है ना, उस पर एक व्यू बड़ा बढ़िया बन रहा था। उसका रीजन ये है, कल मैं शाम को लकली खाली था तो मैंने ना सारे चैनल लगभग पलट पलट के देखे। तो 3:30 बजे बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3:30 बजे सारे जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे, आज मार्केट में कुछ मत करो क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह से सबने बाय कॉल दे रखी, जब मार्केट गिरा तो हिल गए। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि कई चैनल्स सुबह और शाम में 2 कॉल रिलीज करते हैं, एक बाय की और एक सेल की। जो चल जाता है उसको कहते हैं हमारा टारगेट हिट, जो भूल जाता है जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, यहाँ ऐसी स्टोरी नहीं है। आपको जो यहाँ पे जो जिसमें नुकसान है एक्सेप्ट करते हैं, जो बाय दिया, जो टारगेट दिया। तो फिलहाल कल अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। अभी मैंने जस्ट आपके ब्रेक में चैनल चेंज किया, मतलब मैं दूसरे चैनल पे देख रहा था, सब जगह आज लुटा रहे हैं, बाय कर लो बाय कर लो। अरे भैया, तो कल की मंदी कहाँ चली गई? तो ऐसे व्यूज से बचिए। आंसर समझ रहे होंगे, जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये उन्हीं का आंसर है। तो ऐसे रिव्यूज से बचिए। अब आते हैं आपका जो HAL है। पहली बात, मैंने 4000, 4100, 4200 पे कहा है बाय करके रखिए, एवरेज करके रखिए, फ्रेश बाय करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 5500 के भाव बड़ी जल्दी आएंगे। मैसडॉग सेम ही लेवल, मैक्सिमम कितना गिर सकता है, 3800 से नीचे के लेवल नहीं है, और इन लेवल्स पर खरीदा तो कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है तो फिर आप रिटर्न ही कमाएंगे। और रिटर्न कितना पाएंगे? 46, 47, 4800 के भाव आपको फिर से देखने को मिलेंगे। कोचिन शिपयार्ड 1650,
से 1550, ये लेवल भूलिएगा नहीं, नोट करके रख लीजिए। दोबारा आए तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जिस दिन सबसे ज्यादा डर लगे वही दिन जरूर इंटर करिएगा, क्योंकि वो डर के आगे जीत है वो आपने सुना होगा। फिलहाल तो फिलहाल अभी के हिसाब से 1650 1600 के बीच में कहीं भी एवरेज कर लीजिए, रिस्क कुछ भी नहीं है। अपसाइड टारगेट कितना होगा, जल्दी आपको 1850 दिखाई देगा। और अगर जैसे अभी हम कह रहे थे ना एसआईपी के तरीके से देखेंगे तो 2150 के भी टारगेट साल के एंड तक देखने को मिलेंगे। मार्केट से कोई लेना देना नहीं है निफ्टी के ऊपर नीचे होने से। इन स्टॉक्स में जितनी गिरावट थी वो हो चुकी। साल में ये स्टॉक्स 76% बढ़े थे, 30% करेक्शन पे मिल रहे हैं। सेल लगी है अभी, आपने अमेजोन पे सेल देखी होगी, खरीद रहे होगे कचरा, लेकिन फिर भी स्टॉक खरीद के नहीं रखोगे उतने ही दिन के लिए, तो आपको बेटर मुनाफा दे सकेगा। तो इन तीनों स्टॉक पे फोकस रखिएगा। और एक और स्टॉक को कहूंगा अपनी स्क्रीन पे लगा लीजिए, एडवांस में बोनस, हमेशा बोनस देते हैं ना विवेक जी, हमेशा यही कहते हैं पीछे से बोनस जरूर दीजिए। मरीन नजर रखिए, बताएंगे एंट्री का लेवल। बिल्कुल। ये जो रवि सर ने बात बताई ना, क्योंकि मैं तो सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काफ़ी साल काम कर चुका हूँ। उस समय तो खैर ये डिजिटल मीडिया का ज़्यादा चलन भी नहीं हुआ करता था। 2008 से 2014 इंडिया के टॉप टीवी चैनल में था, उसके बाद इंग्लिश चैनल में भी था कुछ समय के लिए। सर जो माध्यम होता था, जो एनालिस्ट की कॉल होती थी, अगर गलत पड़ जाती थी तो कोई माध्यम नहीं था, स्टॉप लॉस कट गया, शांत हो जाते थे और सब मामला खत्म। जो अच्छी वाली कॉल होती थी वो हम चलाते थे और दर्शक उसमें, ये जिनको लॉस हो गया वो कहाँ जाएं। उन ये जो माध्यम हुआ है डिजिटल का, इसमें हमारे जो दर्शक फंस जाते हैं, वो भले ही अच्छे मोड पर नहीं होते हैं। कई बार उनका जब नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है कि दुख होता है उनको, और वो कुछ बातें बोल भी देते हैं। लेकिन मैं उन बातों को बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि ये हमारे जो भी गेस्ट हैं उनकी सभी की कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि प्रॉफिट ही कराएं। और रवि सर की भी यही कोशिश रहती है, हमेशा इतने समय से वो प्रॉफिट कराते आ रहे हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है तो आप ट्रस्ट करके रखें। अगर रवि सर पर ट्रस्ट करते आए तो रवि सर पर ट्रस्ट करें। जिन भी हमारे गेस्ट पे ट्रस्ट करते हैं आप उन पर ट्रस्ट रखें। वो आते हैं हमारे पास पूरे वीक में किसी ना किसी शो में, और उनसे वो कॉल हम जरूर पूछते हैं जो उन्होंने दी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि हम भाग जाते हैं, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो हम उस पर बात ही नहीं करते हैं। यही रवि सर की खासियत है कि जिन शेयरों को बताया, सर ने बताया कि उनमें अभी भी क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। लेकिन सर एक चीज और, जो कि नेक्स्ट वीक में चूंकि बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं और वो चेंज कर सकते हैं डायनामिक्स को। ऑलरेडी हमारा मार्केट तो चेंज हो चुका है। मैं एक बार की इवेंट्स देख लेता हूं नेक्स्ट वीक के। मंडे को ईरान इजराइल पर जो भी होना है, युद्ध का जो भी कुछ होगा, वो या तो आज कल परसों, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जो भी इजराइल को अटैक करना है। तो वीकेंड का जो डेवलपमेंट होगा वो मंडे के मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा पूरी तरह से। ट्यूसडे को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे, जिसका कि इंपैक्ट जो होगा वो इंडियन मार्केट्स पर हो सकता है कि दिखाई दे। वेडनेसडे को आरबीआई की पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, यह भी एक बड़ा इवेंट है। थर्सडे को टीसीएस के रिजल्ट्स होंगे, जीएम ब्रीवरीज के रिजल्ट होंगे, इरिडा के रिजल्ट होंगे और आनंद राठी वेल्थ के रिजल्ट होंगे। तो कुछ एक बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। टीसीएस चूंकि गेम चेंजर होता है एक पूरे इंडेक्स के लिए, आईटी इंडेक्स के लिए, इसलिए टीसीएस का नाम डालना लाजमी था। रवि सर, आप एक एक इवेंट के बारे में बताते जाएं कि कैसे इनको प्ले आउट करना चाहिए। ईरान इजराइल, अगर वीकेंड में कुछ घटना होती है मंडे को, कैसे, किस सोच के साथ आज फ्राइडे का ट्रेड लेकर चलें कि मंडे को जो भी होगा उसको किस तरह से मैनेज करना है हमें। बहुत अच्छी बात कही आपने विवेक जी, और आपकी खास बात, आपके प्रोग्राम को मैं इसीलिए बहुत ज्यादा लाइक करता हूं। और ऐसा नहीं कि मैं फ्राइडे आता हूं तो बाकी दिन के मिस करता हूं, मैं जरूर देखता हूं। और उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि आप अपडेटेड रहते हो, और अगर आप प्रोग्राम फॉलो करते हो तो आपका रिस्क कम होता है। पहली बात है, देखो वॉर में चाहे कितना भी कुछ हो जाए, दो तीन सेक्टर जिनमें आपका निवेश है बता देता हूं। आपका निवेश है डिफेंस में, आपका निवेश है रेलवे में, आपका निवेश है स्मॉल बैंक के उसमें, एनबीएफसी में, और ओवरऑल अगर देखते हैं एफएमसीजी में और फार्मा में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी भी कैसा भी अभी कुछ सिचुएशन हो जाए, इनमें बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरा, जो फंडामेंटल जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनमें कुछ बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा। अगर मार्केट 8-5% टूटा तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2.5 से 3% का नुकसान आएगा, तो आप ओवर परफॉर्म करते रहेंगे। और
सैटरडे संडे हर बार सारे चैनलों पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं, वो काफी हद तक वाइप आउट हो चुकी है। और रही बात दूसरी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर थोड़े यहाँ पर स्टेबल या बढ़ भी जाते हैं, वो दौर होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस वैसे भी बढ़ेंगे आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अभी 8 से 10% बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए उसकी चिंता नहीं। तो मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑल एवरी इवेंट। नंबर चिंता की बात कहाँ है? चिंता की बात है जो चाइना ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया, लेकिन शुक्र है कि 8 दिन के लिए बंद है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। और अभी जो आपने रिस्क की बात करी, इन सभी को देखें तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। लेट मी वेरी क्लियर, कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर मार्केट के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा। तो मंडे की चिंता बहुत मत करिए। हाँ, लेकिन पोजीशन पे जिनमें जैसे बहुत से स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉफिट में हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा पार्शियल कैश इन हैंड जरूर रखिए, क्योंकि मंडे ट्यूसडे में हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो, तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सके, तो ये स्ट्रैटेजी रखिए। दूसरा, जो आपने कहा टीसीएस और जीएम वेवरेज के रिजल्ट्स हैं, देखिए मैंने बताया ना, अगले 2 4 5 दिनों में 10 तारीख तक में आपको टॉप कंपनीज और इनमें निवेश की रणनीति बनानी, इसीलिए कह रहा हूँ फ्राइडे आज चूंकि लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो थोड़ा सा फंड बाहर खींचिए जिनमें प्रॉफिट आ रहा है, या कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कट टू कट रेट पे हम लोग बता रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा दिन के लिए अगर निकल जाते हैं तो वो स्टॉक वहीं पे मिल जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो कैश इन हैंड थोड़ा निकालना है। बिल्कुल सर, दो इवेंट और एक आरबीआई की पॉलिसी और दूसरा जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे, ये कितना प्ले आउट करेंगे, किन शेयरों पर करेंगे, सेक्टर पर कर सकते हैं? देखिए, गुड़गांव से तो डीएलएफ याद आता है और जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर बैंक याद आता है। फिलहाल डीएलएफ अभी थोड़ा सा करेक्शन जोन में है, तो डिप मिल रहा है, लेकिन हाँ बाय किया जा सकता है। थोड़ी प्रॉपर्टी की स्टॉक्स को वहां पर फोकस किया जा सकता है, गुड़गांव बेस्ड कंपनीज पे, जिसमें सिग्नेचर ग्लोबल भी एक इन्वॉल्व है। अब जी। दूसरी तरफ अगर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सिंपल सी बात है, मैंने जम्मू कश्मीर बैंक 103 104 रुपए पे इसीलिए पहले से भी बाय दे रखा है, 110 पे भी बाय दे रखा है, क्योंकि सरकार जब फॉर्म होगी तो इसका इंपैक्ट आएगा, ये स्टॉक अच्छा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है पहला तो यहां पर। दूसरा, अगर दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो थोड़े से हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज पॉलिसीज चेंज होंगी, तो उन पे फोकस किया जा सकता है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया है कि नेक्स्ट वीक आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। डरना घबराना नहीं है। हो सकता है कि मार्केट गिरे, 3 से 5% गिर भी जाए, तो आपका पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले 2 महीने में इंडेक्स लेवल पर ही बाइंग ज़्यादा हुई थी, इंडेक्स ही चढ़ा था। अब गिर भी इंडेक्स ही ज़्यादा रहा है, शेयर उतना नहीं गिर रहे हैं, तो ये आपको एक बहुत बड़ा एक राहत दे सकता है। तो वीकेंड आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी टेंशन नहीं है लेने की। ईरान इजराइल होता रहेगा, हमने बता भी दिया कि सोना भी नहीं बढ़ना, एचएसबीसी की रिपोर्ट कहती है। यूबीएस ने कह दिया कि कच्चे तेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ईरान में अगर कोई युद्ध होता भी है तो उनकी जो तेल सप्लाई अगर कट भी हो जाती है तो ओपेक के बाकी देश कॉम्पनसेट कर लेंगे, कोई उतना ज़्यादा क्रूड ऑयल पर भी नहीं होना है। तो ये कुछ एक विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट्स बोल रही हैं, तो इतना ज़्यादा डरना घबराना नहीं है। सर कुछ एक काउंटर्स और डिस्कस करना चाहूँगा मैं। एक जी शिपिंग और बीईएमएल, इन पर आपका व्यू सर? देखिए, जी शिपिंग तो के साथ अभी हमने चूंकि एससीआई की चर्चा करी थी, लेकिन जी शिपिंग छूट गया था, उसको भी कर लेना चाहिए था। देखिए, शिपिंग के कई स्टॉक्स और खास तौर से एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज के स्टॉक पे थोड़ा सा इंपैक्ट अभी वॉर का दिख रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं दिखाई देगा। जी शिपिंग की बात कर लेते हैं, वापस से आपको 1450 के लेवल दिखाई देंगे। बेस्ट बाय लेवल 1150 और 1100 के पास होंगे, थोड़ा 100 125 रुपए नीचे अगर मिलता है तो बेस्ट लेवल होंगे आपके बाय के लिए। अब आ जाते हैं, आपने बीएमएल की बात की, देखिए बीएमएल 3657 के पास चल रहा है और 3500 3300 के बीच में खरीदारी करने में कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि यहां पर इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है और अब अच्छा खासा करेक्शन में भी आ चुका है, तो वापस से 4000 के लेवल दिखाई देंगे। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो 3500 के आसपास आता है तो बाय करना शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि किन लेवल्स पर आपको बीईएमएल और जी शिपिंग के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। सर एक काउंटर और है एस्ट्रा माइक्रोवेव, यहाँ पर आपका व्यू? देखिए, फिलहाल मैं अगर इस समय इसको देखता हूं तो चार्ट पर तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप ट्रेंड आने के चांसेस नहीं है। अगर आपके पास है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फ्रेश खरीदारी करने से बचिए। 750 के आसपास आएगा तो खरीदारी करने की सोचिए।
बिल्कुल। काफ़ी सारे दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 बजे में अब शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि समय सीमा समाप्त हो रही है। लेकिन रवि सर से चलने से पहले उनकी टॉप पिक्स लेना बहुत ज़रूरी है। रवि सर, बहुत क्रूशल वीक है, मार्केट गिर चुका है, 3-4 इवेंट ऐसे हैं नेक्स्ट वीक के जो कि मार्केट को अभी भी आपके भी हिसाब से डरा सकते हैं। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? देखिए, दो चीजें हैं। आज के जो मैंने कॉल्स दिए हैं उसमें मैंने दो चीजों का ध्यान रखा है। एक तो मैंने पहली बात कोई फ्रेश स्टॉक नहीं लिया है, और ये ओके। स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होगा। आप देखिए, आपको दिखाई देगा। पहला स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा, जो कि 88 रुपीज आया था। अगर मैं कल बैठा होता तो जरूर कहता बाय कर लीजिए, आज तो 90 पहुंच गया। तो मुझे लगता है 98 के टारगेट बड़े सेफ है। मार्केट पे करेक्शन पे भी कोई चिंता की बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर चलेंगे। और जो आपने बात करी अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की, मैं आपको एक और, आपने अगले उसमें सेशन पे देखिएगा। एक तो पहली बात है, जेवर एयरपोर्ट वापस से स्टार्ट हो रहा है, 17 अप्रैल उसकी डेट लगभग दी जा रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट ट्रैक्शन बनेगा। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। शायद कुछ लोगों का 235 का होगा, कुछ का 270 का होगा, लेकिन 250 पे वापस अट्रैक्शन है, खरीदारी की जा सकती है। 280 इमीडिएट लक्ष्य, और लॉन्ग टर्म तो फिलहाल एसआईपी स्टॉक ही है, दो के दोनों ही। तो यहां पर सेफ ट्रेड लेने के लिए यही दो स्टॉक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 280 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे और इसको लेकर चले शॉर्ट टर्म में। साथ ही जीएमआर इंफ्रा सर ने बता दिया 90 रुपीज़ पर चल रहा है, 98 रुपीज़ तक के टारगेट्स इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी इन दोनों ही काउंटर्स में देखने के लिए मिल सकती है। सर का मानना है कि इसमें एसआईपी के मोड में, यानी कि धीरे धीरे करके आप छोटे छोटे पार्ट्स में भी इन शेयरों को बाय कर सकते हैं और लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके माध्यम से एक बात फिर से बोलता हूं कि अगले इस जो हमारा विपुल जी का शो 1 बजे का होता है, उस पे मैं मंडे को फिर इस बार अवेलेबल नहीं हूं। लेकिन विपुल जी से बात हुई है, कोशिश करेंगे कि थर्सडे या वेडनेसडे को जुड़ पाए। बिल्कुल। तो तो दर्शकों से माफी मांगूंगा। बिल्कुल, जो दर्शक रवि सर का वेट करेंगे मंडे के लिए, उनको हम बता देंगे कि किस दिन रवि सर आ रहे हैं हेलो मनी 9 में, जो 1 बजे का विपुल सिंह जी का शो होता है उसमें। मंडे को नहीं होंगे, लेकिन सर फ्राइडे तो आ रहे हैं ना, नेक्स्ट फ्राइडे। जो मेरे दर्शक 100%। मेरे शो के जो दर्शक हैं वो तो जुड़े रहे ना आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर रिक्वेस्ट रहेगी कि 10:30 बजे से आप कनेक्ट हो जाए नेक्स्ट फ्राइडे अगर हो सके तो। जी जी बिल्कुल, मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं 10:30 बजे से आपके साथ हूँ। बिकॉज आधे घंटे में तो सच बताएं तो हम स्टोरी नहीं बना पाते, मजा ही नहीं आ पाता। और मुझे तो बिल्कुल। अभी लगा 5 मिनट हुआ शो जुड़े हुए, मैं देख रहा हूँ तो आपका आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल सर, आपके साथ बातों में पता ही नहीं चलता है। दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ बात करके और जो भी वो सवाल पूछते हैं। और लेकिन मैं एक बार सर की कॉल्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर ने जीएमआर इंफ्रा कॉल बताई, जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं अपने, और शॉर्ट टर्म टारगेट सर ने बताया 98 का, और लॉन्ग टर्म तो और लंबा ही चलेगा, तो आप धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर की जो दूसरी कॉल है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर इमीडिएट टारगेट तो 280 के हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो और बड़े टारगेट्स मिलेंगे, वो हम समय समय पर रिव्यू करते रहेंगे रवि सर के साथ। लेकिन फिलहाल आप शॉर्ट टर्म 280 रुपये के टारगेट लेकर इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं एसआईपी मोड में भी। क्षितिजा जी जुड़ी थी हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल से, वो 2 कॉल बताकर गई थी उनके ट्रेड्स से। ये बेसिकली 8254 पर इन्फो एज खरीदना है 8550 रुपये के टारगेट्स के लिए। 8071 का उन्होंने स्टॉप लॉस बताया था। साथ ही जो दूसरी कॉल उन्होंने दी थी उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि उन्होंने 504 रुपये पर कॉल इनिशिएट की थी। 525 रुपये के टारगेट्स, 495 रुपये का स्टॉप लॉस। चारों ही काउंटर्स पे खरीदारी करने की राय दी जा रही है। तो यहाँ पर बीच बाजार को तो अब रोकने का समय आ चुका है, पर लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की थीम है वो हमारी रुकनी नहीं चाहिए। 4 बजे हमारा खास शो रहेगा, मेरी सिर्फ मेरा सवाल।